मुझे याद है 10 साल पहले मैंने आपकी एक पुस्तक पढ़ी थी, वो भी आपने फ्री में पीडीएफ दिया था। वो था केजरीवाल के ऊपर, कि किस तरह से केजरीवाल जो है वो एंटी नेशनल फोर्सेस का एजेंट है। फिर जब चारों तरफ से मोदी के ऊपर हमला हो रहा था और मोदी को शायद पीएम कैंडिडेट भाजपा बनाने को तैयार नहीं थी, तो आपने ही एक पुस्तक लिखी थी कि साजिश की कहानी और तथ्यों की जुबानी। उसमें आपने तथ्यों के साथ ये साबित किया था, और मोदी के प्रमोशन में और उनके प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेचर को एस्टेब्लिश करने में वो पुस्तक मील का पत्थर साबित हुई थी। तो जब केजरीवाल की तूती बोल रही थी दिल्ली के मीडिया में, तो आपने केजरीवाल का विरोध किया। जब सारी दुनिया मोदी पे अटैक कर रही थी, तो आपने मोदी को डिफेंड किया। आज जब मोदी सर्वे सर्वा बने हुए हैं, तो आप मोदी पर हमला कर रहे हैं। मतलब आपको पॉपुलर लोग पसंद नहीं या क्या है? पॉपुलर लोग पसंद होने की बात नहीं है, यही पत्रकारिता, यही ऑब्जेक्टिविटी है, और इससे आप मेरी निष्पक्षता कह सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ये आपको, अगर मैंने उस समय किया तो आपको भविष्य में ये बात दिखा, मतलब वो मेरी बातें अगर गलत होती तो लगता कि ये पॉपुलर व्यक्ति को टारगेट करके फेमस होना चाहता है। जब नरेंद्र मोदी पे आज मेरे पत्रकार मित्र और बड़े संपादक जो आज मोदी जी की गुण गाते हैं, मोदी जी के साथ फोटो खिंचवाते हैं, वो मेरी तब साजिश की कहानी को अखबार में लपेटकर चुपके से पढ़ने ले जाते थे कि तुम्हारा कैरियर तो खत्म। उस समय नरेंद्र मोदी को सब गाली दे रहे थे, पत्रकार सारे गाली दे रहे थे, हर अखबार गाली दे रहा था, सोशल मीडिया ने नरेंद्र मोदी को बड़ा बनाया था। और मैंने पत्रकारिता के जॉब को छोड़कर इसको मैंने कहा और पूरे तथ्यों से साबित किया कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ और गुजरात के हिंदुओं के विरुद्ध एक साजिश रची गई थी। वो कहने की हिम्मत उस समय कोई नहीं कर पा रहा था जो हमने किया। और विश्व हिंदू परिषद संघ ने उस किताब को, मतलब मुझे तो पैसे भी नहीं मिले किताब के, घर घर एक एक कार्यालय, सब कार्यालय कहां कहां बांटे, मैंने उसको रैलियों में जाके बांटा अपना सब कुछ फूंक के। तो मैं एक मिशन, पत्रकारिता भारत में मिशन कहा गया। भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में अगर आप देखेंगे तो तिलक जी की पत्रकारिता वो मिशन मोड में थी, मराठा या केसरी की थी, गणेश शंकर विद्यार्थी की पत्रकारिता मिशन मोड में थी। तो भारत की पत्रकारिता मिशन मोड में काम करती है। मुझे पत्रकारिता में मिशन मोड में काम करना पसंद है, भले मैं खत्म हो जाऊं। तो उस वक्त मैंने ये काम किया जब लोग मोदी को पत्रकार अछूत की तरह व्यवहार करते थे, उस वक्त हमने ये किया। और आप देखिए कि वो साजिश बाद में साबित हुई, कोर्ट में साबित हुई, सुप्रीम कोर्ट में साबित हुई, और मोदी प्राइम मिनिस्टर भी बने। तो मेरी वो किताब का लाइन लेंथ एकदम सही दिशा में था, कोई गड़बड़ दिशा नहीं था। वो मोदी के सत्ता में आने के बाद, फिर उसके बाद मैंने बार बार उसका दिखाया, जब तिस्ता का सितलवार का जो है राज खुला, या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया का राज खुला, या फिर दंगों पे जो कोर्ट के निर्णय आए, तो सब कुछ मेरी किताबों से टैली होता जा रहा था, बिल्कुल टैली होता जा रहा था निर्णय तक। तो ये दिखाता है कि मेरी वो जो किताब थी वो फैक्चुअली सही थी और उसने एक बड़ी भूमिका अदा की। दूसरी किताब जो केजरीवाल पे आई, आज जितने ये मास्टर स्ट्रोकवादी बने फिर रहे हैं, और मेरे कई मित्र हैं जो यूट्यूबर्स बने हुए हैं, ये लोग केजरीवाल को वोट देकर आए थे। ये जो आज मोदी के चाटुकारिता में घूम रहे हैं, ये केजरीवाल को वोट देकर आए थे, केजरीवाल के गुण गाते थे। और केजरीवाल के आंदोलन को मैं कवर कर रहा था नई दुनिया अखबार में, और मैं कवर करते हुए जो रात भर कवर करके, अन्ना जब जेल में थे तो मैं सुबह 5 बजे घर आया हूं। लेकिन मुझे उस आंदोलन में समझ में आ गया कि इस आंदोलन को विदेशी ताकत सपोर्ट कर रही है। और फिर मैंने वो किताब लिखी, केजरीवाल सच्चाई या साजिश। जब पूरी दुनिया केजरीवाल, पूरा दिल्ली, पूरा पत्रकारिता जगत बैठ के साजिश कर रहे थे, ये पुण्य प्रसून वाजपेयी, ये पत्रकार सब सारे, आशुतोष, उस वक्त मैंने उसको एक्सपोज किया और मुझे तब बहुत गाली मिली थी। और उस किताब को लॉन्च जो है मेरी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि बहुत गालियां पड़ी, मतलब गालियों का अंबार लग गया मेरे ऊपर। और उस किताब पे एक दिन पूरे न्यूज चैनल पे प्राइम टाइम शोज हुए, ये अजय कुमार, ये जितने बड़े पत्रकार पड़े, ये सब ने मुझे गाली दी थी। मतलब चैनल पर लिटरली गाली दिया गया था, मैं नहीं गया था उसको। ये किताब रिलीज भाजपा ने किया था, मैंने कहा मैं नहीं इसमें पढ़ूंगा क्योंकि बहुत गाली पड़ रही है मुझे। और आज वो साबित हुआ कि नहीं कि केजरीवाल कैसा है। आज मुझे लोग कहते हैं तू केजरीवाल के रास्ते है, मैंने कहा मेरी किताब तो पढ़ ले। आज साबित हुआ कि केजरीवाल किस रास्ते जा रहे हैं। केजरीवाल भ्रष्टाचारी भी हैं। मैंने उसमें साबित किया था कि जब कबीर एनजीओ केजरीवाल का FCRA रजिस्ट्रेशन नहीं था, तब अमेरिका से उसमें पैसे आ रहे थे। आज साबित हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि केजरीवाल भ्रष्टाचारी भी हैं। केजरीवाल को बाहर से फंड मिलता था, बाद में खालिस्तानी
फंड का आरोप लगा केजरीवाल पे, ये साबित हुआ कि नहीं कि केजरीवाल बाहर से पैसे ले रहे थे। तो केजरीवाल पे जो तब लिखा मैंने, जो कोई हिम्मत नहीं कर सकता था, वो जाकर आज साबित हो गया है। आज जो मैं लिख रहा हूं, फिर मुझे मालूम है गाली पड़ने वाली है, और मैं गाली प्रूफ हो चुका हूं बिल्कुल। हर बार तो गाली मिलती है मुझे, मैं गाली प्रूफ इंसान हूं। आज मुझे गाली मिलने वाली है, लेकिन जब हिंदू 5 साल बाद इसी किताब को इसी तरह कहेगा कि एक व्यक्ति ने समझाने का प्रयास किया था, हमसे भूल हो गई, क्योंकि हिंदुओं के साथ जो होने जा रहा है वो 24 के बाद वो इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में गिनती होने जा रही है, और हिंदू इसका भुगतान खुद करने जा रहा है, क्योंकि उसके आंख के पट्टी नहीं खुले हैं। तो मैं ऐसे हिंदुओं को कहूंगा कि सरकार के दिए आंकड़ों से ही मोदी के लिए तो सुप्रीम कोर्ट के आंकड़ों का मैंने इस्तेमाल किया था साजिश की कहानी तथ्यों की जुबानी में, केजरीवाल के लिए मैंने फोर्ड आदि के बहुत सारे आंकड़े का इस्तेमाल किया, पर ये तो डायरेक्ट आपको मोदी सरकार के दिए हुए सरकारी आंकड़े ही उपलब्ध करा रहा हूं। आपको मुझे गाली देना हो, पर मैं चाहता हूं कि आप एक बार इस किताब को देख लो, मुफ्त है, कोई मैं पैसे कमा नहीं रहा हूं। जो लोग मुझे कहते हैं तूने पैसे कमाने के लिए, मैं कोई पैसे नहीं कमा रहा हूं मैं, तो आप मुफ्त डाउनलोड कीजिए और एक बार पढ़िए सबूत के साथ। और मैं चाहता हूं कि जो भी समर्थक हैं मोदी के, जितने सरकारी यूट्यूबर थे, उनको मैं चुनौती देता हूं, उनमें अगर सही में जरा भी उनके अंदर भारत और धर्म के प्रति निष्ठा है, तो वो इस किताब को के फैक्ट को काट कर दिखाएं, और हिम्मत है तो किसी दिन मुझे बुला लें, मैं उनको वहां प्याज के छिलके की तरह छील दूंगा, अगर उनमें औकात है, उतनी हिम्मत है फैक्ट को पचाने की। वरना चापलूसी करके पैसे कमाने के लिए तो फिर कोठे पर रंडी भी पैसे कमाती है, वही काम ये कर रहे हैं। तो मैं सीधे सीधे चुनौती दे रहा हूं दक्षिण पंथी पत्रकारों को, दक्षिण पंथी मास्टर स्ट्रोकवादियों को, सरकारी यूट्यूबर्स को, कि अगर आप में हिम्मत है तो इन फैक्ट को काट कर दिखाइए। और आप चैलेंज देता हूं, अगर मुझे बुलाना चाहे तो मुझे बुलाइए, मुझे ही ध्वस्त कर दो, तुम्हारे मोदी जी तुमसे खुश हो जाएंगे। सीधी सीधी मेरी चुनौती है। लेकिन अगर वो कर पाए तो अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो हिंदुओं को बरगलाने का ये धंधा बंद करें अपना। ये आप सही कह रहे हैं संदीप जी। एक्चुअली आपके फैक्ट को काटने के लिए उनको भाजपा को झूठा सिद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि आपके फैक्ट जो है वो एक्चुअली भाजपा ने ही दिए हैं। मैंने इस पुस्तक को पढ़ा है। दूसरा, आपने आज एक पहला चैप्टर जारी किया है, लेकिन आपने अनुसूची पूरी दी है, टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है वो पूरी दी है, और इसमें मेरे ख्याल से 11 चैप्टर्स हैं ये। तो आप एक बार ये जो आने वाले हैं, बाकी जो 10 चैप्टर आने वाले हैं, पहला चैप्टर ऑनलाइन अवेलेबल है, मैं चाहूंगा लिंक कपोत मीडिया का है ही, सब लोग डाउनलोड करें। छोटा चैप्टर है, छोटा चैप्टर मतलब लगभग 20-30 पेज का चैप्टर है, और आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें कहीं पर भी ओपिनियन नहीं है, केवल फैक्ट को संदीप जी ने सामने रखा है। मैं चाहूंगा एक बार आप इस अनुसूची के बारे में बताएं कि अनुसूची आपने क्यों दी। जब पहला चैप्टर दे रहे थे तो खाली पहला चैप्टर दे सकते थे, फिर आपने ये पूरा टेबल ऑफ कंटेंट दिया। मैं जब किताब लिखता हूं तो मेरा ना दिमाग में फ्रेम बन जाता है कि किताब कैसे जाएगी। अभी तक जितने भी किताब मैंने लिखी है तो वो फ्रेम बनता है मेरे दिमाग में, तो वो फ्रेम बना हुआ है। उस फ्रेम में थोड़े इधर उधर होंगे, मैं अभी मना नहीं कर रहा हूं, उस फ्रेम में इधर उधर होंगे, कई सब हेड बदलेंगे, कई चीजें होंगी, लेकिन इस फ्रेम के कारण मुझे ना लाइन लेंथ मिल जाता है कि किताब को कैसे ले जाना है। तो जो इस फ्रेम के तहत ही मुझे चलना है, तो दिशाहीनता की संभावना खत्म हो जाती है कि मैं इधर भटकूंगा उधर भटकूंगा, ये लूं या वो लूं, तो वो पहले से मुझे पता हो जाता है, और फिर उसके हिसाब से मैं अपना काम करता चला जाता हूं। तो जैसे पहला चैप्टर है मुस्लिम तुष्टीकरण में टूटा 67 साल का रिकॉर्ड। ये पूरे आंकड़ों के साथ साबित किया गया है। मोदी सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय के आंकड़े हैं, जिसमें मोदी सरकार ने खुद क्लेम किया है कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं करती थी, हमने ही जो किया है वो किया है। मैंने ठीक कहा कमल जी ने, क्योंकि उन्होंने इसको पढ़ा है और इसको डिजाइन किया है, तो उनको मालूम है कि मैंने इसमें कोई ओपिनियन नहीं दिया है, फैक्ट रख दिया है। इस किताब में मैं सिर्फ फैक्ट रखने जा रहा हूं। मतलब मेरी ये किताब, बाकी किताबों में कुछ ओपिनियंस भी हो सकते हैं, हालांकि मैं प्रयास बाकी में जैसे फैक्चुअल किताब जो होता है उसमें कम करता हूं, जैसे साजिश की कहानी में भी, लेकिन ये फैक्ट मैंने रख दिए हैं, और रखे हैं सरकारी दस्तावेज से, पार्टी भाजपा के दस्तावेज से। तो ये पूरे 67 साल में अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का रिकॉर्ड टूट गया है। अब इसके लिए मैंने कुछ पैरामीटर्स रखे हैं। पैरामीटर्स क्या? तो पहला पैरामीटर है कि 14 से पहले और 14 के बाद अल्पसंख्यक नीतियों का एक तुलनात्मक ब्यौरा।
यानी लोगों को ये पता चले कि 14 से पहले क्या था और 14 के बाद क्या है। वो पूरे आंकड़े मैंने एज इट इज टेबल बना के रख दिए गए, बस रख दिए गए। अल्पसंख्यक तुष्टिकरण पर 50,000 करोड़ से अधिक का खर्च, पूरे बजट हमने साल भर का रखा, पूरे 10 साल के बजट रख दिए कि लीजिए जी इस साल इतना बजट। और कई लोग बजट में आगे भी जाते हैं, मैं रिवाइज बजट यूज किया हूं। इस बार मान लिया एक साल का आपको उदाहरण देता हूं, एक साल में सरकार ने 5,000 करोड़ का बजट दिया अल्पसंख्यक मंत्रालय को। यदि मैं दुष्ट हूं, मेरे मन में सिर्फ सरकार को ही कोसना है या फिर उनको नीचा दिखाना था, तो मैं वो 5,000 करोड़ का इस्तेमाल करूंगा और 5,000 करोड़ सरकार ने ही जारी किए। लेकिन जब अगला साल रिवाइज होता है कि उतने बजट खर्च नहीं हुए, फिर रिवाइज किया जाता है, तो 2500-2700 हुआ। मैंने वो 2500-2700 यूज किया है, 5,000 यूज नहीं किया है। तो मैं इतना अपने अंदर अपनी सच्चाई रखा हूं कि किस जबरदस्ती उनको डाउन नहीं करना है, जो उनका है ओरिजिनल वही बताना है। अल्पसंख्यकों के लिए 300 से अधिक योजनाएं चल रही है, सब जानते हैं। कई लोग ये हमला करते हैं, तुम झूठ बोलते हो, ये करते हो। तो अल्पसंख्यकों की योजनाएं रखी गई है, सबूत रखे गए हैं। सरकारी योजनाओं में मुस्लिमों की कितनी भागीदारी है वो भी ग्राफ से समझाया गया है। तो ये 35 से 40% सरकारी योजना, यानी मनमोहन सिंह ने जो कहा कि मतलब देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का, मोदी ने उसको लागू कर दिया एज इट इज, वो आपको दिखेगा। नई हज पॉलिसी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को किया बाईपास। सुप्रीम कोर्ट के पूरे आदेश को कैसे धज्जियां उड़ाई गई है नई हज पॉलिसी में, कैसे रौंदा गया है, वो मैंने आपको नई हज पॉलिसी को सामने रख के बता दिया है। सच्चर कमेटी पर मोदी सरकार ने हिंदुओं को दिया बड़ा धोखा। सोनिया गांधी के सांप्रदायिक विधेयक का प्रावधान भी लागू कर दिया। सच्चर कमेटी, आप देखेंगे कि मास्टर स्ट्रोकवादी, सरकारी हिंदू, सरकारी यूट्यूबर हमेशा कहेंगे सच्चर कमेटी तो कांग्रेस लेकर आई। बिल्कुल कांग्रेस लेकर आई, कांग्रेस ने लागू किया, बिल्कुल किया। 2008 में उसने घोषणा किया सच्चर कमेटी का, लेकिन सच्चर कमेटी का असली इंप्लीमेंटेशन कैसे कब से हुआ है ये मैंने आपको वर्ष के हिसाब से आंकड़े दिए हैं। और सोनिया गांधी के सांप्रदायिक विधेयक का प्रावधान, उसके अगर सांप्रदायिक विधेयक भी मैंने देखा हुआ है पूरा दस्तावेज जब अखबार में था, उसके मैंने उदाहरण, क्योंकि मैं इतना लेंदी ले जाके लोगों को नहीं फंसाना चाहता, तो एक उदाहरण मैंने दिया है कि सोनिया गांधी के सांप्रदायिक हिंसा विधेयक में एक प्रावधान ये था, वो प्रावधान सच्चर कमेटी में भी था। और उस प्रावधान को भारत में यदि सबसे बेहतरीन ढंग से लागू किया गया तो गुजरात की मोदी सरकार ने किया, और केंद्र में आते ही उन्होंने इसके लिए लागू करने का प्रयास किया, सारे राज्यों को पत्र लिखा। तो ये मैंने सच्चर कमेटी पर जो लोग झूठ बोलते थे उनके मुंह पे थप्पड़ मारने के लिए ये फैक्ट जनता को मैंने दिया है कि आप उनको थप्पड़ मारिए, दौड़ाइए इन लोगों को जो झूठ बोलते हैं। वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण, ये खुद ही अमित शाह घोषणा करते रहे कि मैं वक्फ को मजबूत कर रहा हूं, तो वो कुछ आंकड़े दिए गए कि वक्फ को कितना मजबूत किया गया है, और आज भी भारत के कई मंदिर वक्फ के कब्जे में। मुस्लिम ईसाइयों को एससी एसटी कोटे में आरक्षण का लाभ देने की तैयारी, इसके लिए बाकायदा एक कमेटी बनाई गई है। और हिंदू समाज के एससी एसटी वर्ग से आरक्षण छीनकर मुस्लिमों को देने की, ईसाइयों को देने के लिए बाकायदा ये सरकार काम कर रही है। अगले 24 के बाद एससी एसटी ओबीसी आंसू आंसू नहीं रोएंगे तो आप कहना, ये उनके आरक्षण में हिस्सेदार बना चुके हैं, कई जगह बना चुके हैं, और अब बनाने के लिए एक कमेटी भी बना रखा है। रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने की योजना इनकी, जो चुनाव में आए थे कि भाइयों ऐसे देश नहीं चल सकता, देश के लिए बांग्लादेशियों को निकालना होगा। उनके आंकड़े बताते हैं कि वो जो रोबोट सरकार थी मनमोहन, इनसे कई गुना बांग्लादेशियों को बाहर निकाल चुकी थी। ये ऐसी सरकार है जिसने बांग्लादेशियों को घर में बसाया है, रोहिंग्याओं को बसाया है, रोहिंग्याओं को राइट दिए हैं। इसमें आपको एक उदाहरण आएगा कि सरकारी नौकरी सफाई में रोहिंग्याओं को भर्ती किया गया है। इस तरह से भारत के हिंदुओं को धोखा दिया गया है इस सरकार के द्वारा। इसमें एक कश्मीर पे एक अलग चैप्टर है, लेकिन इसमें एक पॉइंट मैंने लिया है, कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार से मोदी सरकार ने किनारा किया। बिल्कुल कांग्रेस का डिट्टो पॉलिसी कि हिंदू कश्मीरियों का नरसंहार हुआ ही नहीं कश्मीर में, ये मोदी सरकार ने लोकसभा में बात कही है। भाजपा शासित कुछ राज्यों का अल्पसंख्यक तुष्टीकरण देख लीजिए, कोई हेमंत बिश्व शर्मा पे रिझा हुआ है, कोई योगी पर रिझा हुआ है, कोई शिंदे पर रिझा हुआ है। तो मैंने 3-4 स्टेट का, क्योंकि सबका नहीं दे सकता, बहुत लंबा हो जाएगा, ये लंबी किताब हो जाएगी, तो सिर्फ उदाहरण रखे हैं मैंने। पहली बार इतिहास में, पहली बार इनकाउंटर में योगी सरकार के द्वारा जो गुंडे मारे गए उसके आंकड़े भारतीय जनता पार्टी ने जारी किए कि हमने मुसलमानों को कम मारा है, हिंदुओं को ज्यादा मारा है।
ये पहली बार इतिहास में हुआ है कि कोई पार्टी एनकाउंटर में मारे गए अपराधियों का धर्म जनता में जारी करती है कि मुस्लिम कब मरे हैं, 32% 34% ही मुस्लिम मरे हैं, बाकी तो दूसरे मरे हैं, हिंदू हमने मारे हैं। और हिंदू बेशर्म, हिंदू ये सवाल तक नहीं पूछता। एक इशरत जहां और सोहराबुद्दीन का इनकाउंटर हुआ था गुजरात सरकार में, सिर्फ 7 इनकाउंटर हुए थे गुजरात सरकार में, उन्होंने आसमान सर पे उठा दिया था। लेकिन आज हिंदुओं के इतने इनकाउंटर हो गए, हिंदू बोल नहीं पा रहा। सोहराबुद्दीन टेररिस्ट था, इशरत टेररिस्ट था, तब भी मलय समुदाय उसके पक्ष में उतर आए थे। लेकिन भाजपा हिंदुओं को चिढ़ा रही है कि देखो मैंने सबसे ज्यादा हिंदुओं को मारा है, क्या बिगाड़ लोगे। ये आंकड़े खुद सरकार ने जारी किए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जारी किए हैं और सरकार यूपी की सरकार ने जारी किए, ये मैंने इसको रखा है। और मुस्लिम तुष्टिकरण से खुद अरब देशों ने किया मोदी को सम्मानित। ज्यादातर अरब कंट्री इनको क्यों सम्मानित कर रहा है? वो इसलिए क्योंकि मुस्लिम तुष्टिकरण में भारत को एक इस्लामिक स्टेट की तरफ वो ले जा चुके हैं।